औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मैं कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हुकूमत आज तक नहीं आई जिसके वफाकी वुज़रा खुद महंगाई करने के बाद, खुद बदहाली लाने के बाद, खुद मईशत की बदहाली के बाद और खुद अवाम की चीखें निकाल देने के बाद इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर खुद ही हल बताते हुए दिखाई दें। अगर मैं बात करूं एक ऐसे वफाकी वजीर की जिससे अपनी जुल्फें नहीं संभलती और वो मुल्क संभालने की बात कर रहा है, वफाकी वजारत संभालने की बात कर रहा है, और ना सिर्फ वफाकी वजारत संभाले बैठा है बल्कि वहां पर बैठ के ऐसे ऐसे बयानात दाग रहा है जिसको सुनने के बाद अवाम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाकई हमें कोई हल बताया जा रहा है या महज हमारे तमस्खुर उड़ाने के मुतरादिफ है। मैं बात कर रहा हूं अली अमीन गंडापुर साहब की, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दाग दिया। जनाबे वाला, मैं आपको बताता चलूं कि जी जलसे से खिताब में अली अमीन गंडापुर साहब फरमाते हैं कि जहां आप 100 निवाले खाते हैं वहां आप 91 निवाले खाएं तो 9 निवालों की बचत होगी, जिससे महंगाई कम हो सकती है। जहां आप चाय में 100 चीनी के दाने डाल रहे हैं वहां आप 100 की जगह 90 चीनी के दाने डालें तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह चीनी की कीमतें नीचे आ सकती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, पहले तो आपकी सोच पे, आपके नजरिए पे मैं दोनों हाथों से सलाम कर देता, लेकिन मेरे माइक लगा हुआ है और मैं खड़े होकर सलाम कर नहीं सकता। लेकिन ये सूरत हाल में आपको वाजे करता चलूं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब और इन जैसे जितने वफाकी वजीर इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, थोड़ा सा शर्म का मकाम है, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यही अवाम है जिन्होंने आपको वोट देकर ऐवान में पहुंचाया है। वैसे वफाकी वज़रा भी अगर अपनी कुछ चीजें कम कर लें तो शायद कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, कमोबेश 25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमने वाले वफाकी वज़रा आज हमें कहते हैं चीनी के दाने कम कर लो या अपनी रोटी के निवाले कम कर लो। जनाबे वाला, अगर आपकी 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल 20 गाड़ियों पर आ जाए तो शायद आपके प्रोटोकॉल या फिर आपके शायाने शान तरीक़े वारदात या फिर तरीक़े हुकूमत के अंदर जो है वो किसी भी किस्म की कमी वाक़ई नहीं होगी। मैं मजीद इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए मजीद इस पर बात करेंगे। फहद शफीक साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फहद शफीक साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। फहद भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर? ऐसी हुकूमत आज तक आपने कभी देखी है सर कि खुद मसले मसाइल बता रहे हैं और आप लोग हैं फजूल का शोर मचाते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं क्या बोलूं, इनको शर्म नहीं आती। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा जबरदस्त जुमला बोला है, तारीखी जुमला का, और आपको शायद याद हो, एक मरहूम मेरे उस्ताद मुशाहिदुल्लाह खान एक शेर पढ़ा करते थे जी, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल फिट होता है इनके ऊपर। देखिए, अब एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वफाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके बोलता है कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं जी। उसके बाद दूसरा अली अमीन गंडापुर नहीं है, गंदेपुर है, ये आके बोलते हैं कि रोटी के निवाले कम कर लो, चीनी की मकदार कम कर लो। यार, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आप मुझे बताएं, ये वजीर है? ये कौन वजीर है? और जिस तरीके से वो तकरीर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो अवाम को धमकी दे रहे हैं। जिस आवाज, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को इन्होंने ले जाके कहां खड़ा कर दिया है जी, अवाम कहां पे स्टैंड करती है? आप देखिए, सबसे बड़ी बात कि स्कैंडल्स जो इनके इतने सारे थे वो कहां स्टैंड करते हैं। मीट का, शुगर का, उसके बाद आपका LNG का स्कैंडल, उसके बाद हेलीकॉप्टर का ये इमरान खान के ऊपर स्कैंडल। आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। और मजे की बात एक और आपको खुशखबरी दे दूं जी, तब्दीली का शायद कीड़ा अभी तक निकला लोगों के अंदर से। 5 से 8 रुपए के लिए पेट्रोल फिर बढ़ने जा रहा है 15 अक्टूबर से, जो मैंने सुना है अभी रिसेंटली। और गैस का पाकिस्तान के अंदर इतना कुछ शदीद बहरान आने वाला है कि ये संभाल भी नहीं पाएंगे। देखिए, आप जब दूसरों पे तनकीद करते थे, अब आप लोग गवर्नमेंट में भी ऐसा फील करते हैं कि हम अपोजिशन के अंदर हैं, आपको सुननी पड़ेगी। अब अवाम लिटरली रोड पे आकर इनको गालियां दे रही है। खवातीन गालियां दे रही हैं क्योंकि वो ग्रोसरी करती हैं घर की। टमाटर हो गया, कुछ सब्जी हो गई, तेल हो गया, आटा, चीनी, घी, आप देखें प्राइजेस कहाँ आसमान को छू रही हैं। और आके इनका वजीर आजम तक बोल रहा है कि पूरी दुनिया में तो पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा है, हमने फिर भी कंट्रोल की हुई है। यार, आप एक बात स्ट्रेट बोलते थे कि अगर पेट्रोल और डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है तो वजीर आजम चोर होता है जी। इस वक्त का वजीर आजम फिर इसका मतलब डाकू है इमरान खान। यही समझे ना अवाम, और क्या समझेगी? देखिए, रिलीफ देना ना अहलों को कभी नहीं आएगा। एक्सपीरियंस्ड बंदा
अगर आप अनाड़ी को गाड़ी दे दें तो वो 10 जगह मारेगा, और अगर कोई प्रॉपर ड्राइवर होगा तो वो चलाएगा उसको सीधी तरीके से और 10 जगह से बचाएगा। तो यही सिचुएशन है इस वक्त, जिन्होंने लाके मुसल्लत किया इमरान खान को। तो इसमें आप देखें अवाम के ऊपर जो इस वक्त जुल्म और सितम हो रहे हैं, और अवाम कहाँ स्टैंड करती है, आप मुझे बताएं। तो फहद शफीक साहब देखें, बात यहां पर यह ना, आपने मवाजना किया, फहद शफीक साहब आपने मवाजना किया ना सर दोनों चीज़ों के अंदर कि जी अगर एक किसी एक्सपर्ट को गाड़ी दे दी जाएगी तो वो किस तरह से चलाएगा, वो बेहतर अंदाज में उसको चलाएगा, लेकिन अगर किसी अनाड़ी को दे दी जाएगी तो वो किस तरह से चलाएगा। सर यहां पर बात यह है कि अनाड़ी के हाथ में गाड़ी है, और जितने भी जो एक्सपर्ट्स बने घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तमाम के तमाम इतनी कोई पुरस्कार खामोशी इख्तियार किए हुए बैठे हैं कि आधे यहां बैठे हैं, आधे लंदन में बैठे हैं। इस सूरत हाल के अंदर सर तनकीद बनती नहीं है किसी के ऊपर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन स्टार्ट की डे फर्स्ट से जी। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे टॉप इदारा है पाकिस्तान का, ऐसे ही है जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिए थे इस नैब के खिलाफ कि नैब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कि नैब को फेडरल गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज करती है। आप मुझे बताएं अली, देखिए कॉमन सेंस की बात है, चले हम सारी चीजों को साइड पे रखते हैं। पनामा में 260 के करीब लोगों का नाम आया था, बिल्कुल आया था। एक नवाज शरीफ को क्यों उसके ऊपर रगड़ा गया, और 264 लोग कहां हैं इस वक्त? उन पे कोई इंक्वायरी हुई, उन पे कोई बात हुई? फहद शफीक साहब इतनी बड़ी ऑपोजिशन की जमात लिए बैठे हैं, फिर भी शिकवा कर रहे हैं। सर आप लोगों को तो दमादम मस्त कलंदर करना चाहिए था, जैसे कि आप लोगों ने पहले कई बार ऐलान किया। जी, दमादम मस्त कलंदर बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन इसके ऊपर कौन सा इस्तिखारा निकाल रहे हैं फहद शफीक साहब जिसमें हर दूसरे दिन ना आ जाता है? नहीं, इस्तिखारे की बात नहीं है जी। देखिए हमारे प्रॉपरली एहतजाज भी किए हमने डिफरेंट जगहों पे, कराची के अंदर भी एहतजाज हुआ और भी चीजें। लेकिन अब आप एक बात बताएं ना मुझे कि अवाम जो है वो इतनी, मैं अवाम को भी इसमें कसूरवार शामिल करूंगा। अवाम को चाहिए रोड निकले, इनको निकाले ऐवाने वजीर आजम से, वजीर आजम हाउस से, ऐवाने सदर से निकाले, वो सारे बलवी को लेके निकल जाता था कराची की रोडों पर। अवाम को भी निकलना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं होगा कभी भी। तो सर अवाम किसके लिए निकले और किसके कहने पर निकले? सर आपके लीडर लंदन में बैठे हैं सर, वहां से कहने पर नहीं निकलेगी अवाम सर, माजरत के साथ। अगर लंदन से कोई बयान आता था, वो दौर चला गया कि लंदन से स्टेटमेंट आता था, अवाम निकल जाया करती थी। अब वो दौर नहीं है सर, अब लंदन से किसी स्टेटमेंट के ऊपर कोई अवाम नहीं निकलनी। देखिए अली, मैं आपको एक बात बताऊं जी कि यहाँ पे आके ये मैं, अब मरियम नवाज ने एक पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी जी। उस पिटीशन को एक दफा आप जरा पढ़ लें और सिचुएशन सबके सामने आ जाएगी। अब क्या है कि यहाँ पे कोई बयान देता है ना अगर आके, तो उसकी वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। तो सर जरा देखभाल के बयान दिया करें ना सर, थोड़ा देखभाल के बयान दिया करें। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है सर, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा उसको स्टेटमेंट जेब नहीं देता। फिर नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल जेब देता है। आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कहां ले जाके खड़ा कर दिया। हमारी तो ये कहना है कि भाई अगर आपसे नहीं हो रहा जी, अगर पिछले वाले डाकू थे, चोर थे, आपने सबको बंद किया उठा के। मुझे एक बात बताएं, आपने सबको बंद किया, सबके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए, जिनके ऊपर आप करप्शन पे नहीं लेके आना चाह रहे थे उनके ऊपर हीरोइन के इल्जामात लगाए, जिनके ऊपर और कोई स्कैंडल नहीं आ रहा था उनकी वीडियोस वायरल की। आप मुझे बताएं कि एक के ऊपर भी कोई चीज साबित हुई? आज तक किसी एक के ऊपर साबित हुआ फर्द जुर्म? नवाज शरीफ को पनामा में रगड़ते, अकामा में निकाल देते हैं। क्या आप नहीं जानते कि पीटीआई के इस वक्त हर वज़रा के पास अकामा है? क्या आपको इतनी शर्म गैरत नहीं है कि आपके 5 लोगों का नाम आ गया पंडोरा बॉक्स में और वो इस वक्त वजीर बने बैठे, क्या आप उनको डी-सीट नहीं कर सकते? तो फहद शफीक साहब देखें, माजरत के साथ जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया और आपने जैसे बताया कि पैनामा में लेकर आए या फिर जो है वो उनको इकामा में जो है वो नाअहल कर दिया, तो सर उस वक्त वो हुकूमत के अंदर थे और ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक सकती थी। इस वक्त की ऑपोजिशन में किस बात की खामोशी है सर? अगर आप लोगों में सही मानों में, अगर मैं थोड़ी सी जो है वो लोकल लैंग्वेज में चला जाऊं, तप्पड़ है तो आए सर, निकालें, बाहर फेंकें, क्या करेंगे सर इस तरह से? उस वक्त अपोजिशन के ऊपर बहुत बड़े बड़े हाथ थे। अच्छा, जो मरियम नवाज ने पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो शायद आप पढ़ लें एक दफा तो आपको पता लगेगा। और आज की हुकूमत के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। खैर, अवाम सब जान चुकी है,
अच्छी तरीके से जान चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। जो जो इस वक्त ये जो महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, हर कोई उसका कसूरवार है जो इमरान खान को लाने में और इमरान खान के साथ इन्वॉल्व है। तो जरा फहाद शफीक साहब, दोबारा अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा। सर, कैसा देख रहे हैं आप इस तरह के स्टेटमेंट को? सर, एक ऐसा शख्स जो पहले भी किसी केस में पकड़ा गया हो, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, बाद में वो अलग बात है, जैतून और शहद निकल आता है, वो कोई ऐसे इशू नहीं है क्योंकि वो अक्सर चीजों में निकल आता है। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा आपका कॉमेंट चाहूंगा सर, कि निवाले कम करो, चीनी के दाने कम करो, और इस पर पाकिस्तान का कोई दूसरा रहनुमा मौकिफ देने के लिए तैयार भी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये अगर उनके पास से जैतून निकले या शहद निकले, वो उनका एक पर्सनल कैपेसिटी है। मैं सर, पकड़ा पुलिस में, पर्सनल कैपेसिटी कहां से आ गई सर? वैसे लेकिन मैं उस पर कोई बयान नहीं दूंगा, वो उनका एक जाती फेल है, उनको जवाब देना है, उसके ऊपर मैं कोई नहीं होता कि उनको मैं तनकीद का निशाना बनाऊं। लेकिन एज अ फेडरल मिनिस्टर जी, वो एक बेवकूफ आदमी है मेरी नजर में, और उनको इस तरीके के बयान देने ही नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वजीर आजम तब जब ऐसे बयान देता है जो इसका ना सर होता है ना पैर होता है, तो हम इन वजीरों से क्या तवक्को रख सकते हैं? आप मुझे बताएं ना। अब अवाम, देखिए, अवाम का रिएक्शन जरूर आएगा और अनकरीब आएगा। हमारे यहाँ जो मुस्लिम लीग नून है, मैं पीडीएम की भी पूरी बात नहीं करता जी, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर लेता हूँ सिर्फ। मुस्लिम लीग नून में इस पे 2-3 मीटिंग्स प्रॉपरली हो चुकी हैं। हमारी एक कल भी मीटिंग है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक भरपूर एहतजाजी मुजाहिरे स्टार्ट करेंगे हम। और इस जो नाअहल गवर्नमेंट है, जिसने आवाम को पूरी तरीके से निचोड़ के रख दिया है, उसके खिलाफ इंशाल्लाह रोडों पर आएंगे, और ये इसी तरीके से गायब होंगे। आप देखिए। लेकिन फहाद शफीक साहब, देखिए, बात दरअसल यहां पर यह है कि लोग ये बात करते हैं कि जी सड़कों पर आएंगे, लेकिन कुछ माहिरीन की जानिब से जो सियासत पे गहरी नजर रखते हैं, वो बोलते हैं कि जब तक ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं होगी, तमाम जमातें मुत्तहिद नहीं होंगी, तब तक मुमकिन नहीं है कि कोई एहतजाज जो है वो जमहूरियत की बहाली के लिए या मसाइल के हल के लिए असरअंदाज हो। देखिए, अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इत्तेहाद है, 9 पार्टीज हैं जो पीएम का हिस्सा है जी। 2 पार्टीज नहीं है इस वक्त, पीपुल्स पार्टी और एएनपी जी, वो भी उनकी राय थोड़ी सी डिफरेंट, और पीडीएम की 9 लोगों की राय डिफरेंट थी और 2 की राय डिफरेंट थी, तो इस वजह से वो अलग हो गए। जिसके वोट्स होते हैं उसी को एक्सेप्ट किया जाता है ना। तो ये पीडीएम का एक फैसला था और उनका भी एक फैसला था। तो अब अगर आए साथ या ना आए 9 पार्टीज, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की हकीकी, इस वक्त भी देखें तो सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल, ये बात शायद आप लोग भी जानते होंगे जी। सही है। ये तो इमरान खान को तो पकड़ दकड़ 11 बनाया गया है, कोई इधर से ले लो, कोई उधर से ले लो, कोई उधर से ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंटोनमेंट में भी साबित किया कि मुस्लिम लीग नून को आज भी लोग सपोर्ट करते हैं, और मुस्लिम लीग नून इस वक्त भी अवाम के दिलों में, अब अवाम बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अवाम का बद्दुआएं दे रही है, लिटरली बद्दुआएं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, खवातीन बद्दुआएं दे रही है, हमारी अपने घर की खवातीन बद्दुआएं दे रही है, तो बाहर की तो छोड़। तो फहाद शफीक साहब, हल क्या है सर? क्योंकि देखें, अभी आप लोगों ने सिर्फ प्लानिंग की है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और जब प्लानिंग होती है सर, तब आप लोगों का भी पंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों के नाम सर सामने आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर कर दे सर, इस सूरत हाल के अंदर कैसे बेसाखियों के ऊपर, देखें बात यहां पर यही आ जाएगी ना फहाद शफीक साहब, बेसाखियों के ऊपर आने के बाद मैं रेस में हिस्सा नहीं ले सकता ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो सर, किस तरह आप लोग खुद बेसाखियों के ऊपर खड़े हुए हैं? कोई कहता है मीम में से शीन निकलने वाला है, कोई कहता है नहीं जी अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत ज्यादा है। इस सूरत हाल के अंदर कैसे मैं आपसे उम्मीद रखूं? इसका मतलब यही है कि मैं ऐसे जानवर से उम्मीद रख रहा हूं जिसके कान बाहर हैं, लेकिन मैं उससे उम्मीद करूं कि वो अंडा दे दे। देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, इख्तिलाफात हर जगह होते हैं जी। ऐसा नहीं है कि इख्तिलाफ राय हर जगह होती है जी। एक घर के अंदर भी आपस में भाइयों में होती है। तो इख्तिलाफ राय से ये नहीं आप उसको मायने ले सकते कि मीम में से शीन निकल रहा है या उसमें से नून निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, ये एक लोगों का मतलब हवा है। और आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ये नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने आए थे, और नवाज शरीफ से इनके हर वज़रा का नाश्ता होता है सुबह का, और उसी से रात का खाना होता है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर एक मीटिंग में, हर एक चीज में इनका जिक्र नवाज शरीफ का जरूर आता है कि ये कितने घबराते हैं नवाज शरीफ से। कि और नवाज शरीफ का इस वक्त स्टैंड यही है, वोट को इज्जत दो बेसिकली जी। हम जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, हम जो इस वक्त एक मार्शल लॉ की सूरत हाल में है कि हमारे
हर वज़रा के ऊपर करप्शन के केसेस बना दिए गए हैं। साबित अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए, एक भी केस नहीं हुआ। चले एक के ऊपर केस होता तो कोई साबित हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हर केस में सुरखरू हो रहा है और साबित एक भी नहीं हुआ। आप मुझे बता दें किसके ऊपर साबित हो गया? खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, उसके बाद साद रफीक, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, किसके ऊपर साबित हुआ? मिफ्ता इस्माइल, हर किसी को उठा के तो उन्होंने बंद किया है। अपने लोग सर आप लोग भी कॉन्फिडेंट होंगे ना इस मामले पर कि कुछ साबित होने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोगों पर ये एलिगेशन लग रहा है मुसलसल। देखिए मुझे अभी तस्दीक या तरदीद आप ही करेंगे कि आप लोग एनआरओ मांगे जा रहे हैं मुसलसल की। जिस दिन एनआरओ मिल गया मियां साहब भी पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद होंगे। एनआरओ वो मांगते हैं जिसने कुछ किया हो जी। अगर हम पे साबित हो चुके होते केसेस तो हम एनआरओ से भी अच्छे लग रहे होते। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुशर्रफ दौर में मियां साहब को एनआरओ मिला था, उन्होंने कुछ किया था, इसका मतलब है मुशर्रफ दौर में मियां साहब को एनआरओ दिया गया था, इसका मतलब है मुशर्रफ साहब के दौर में मियां साहब ने कुछ किया था तभी उनको एनआरओ दिया गया। मियां साहब ने कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, तो एनआरओ जो पहले एनआरओ दिया गया था वो टाइम पास के लिए था। ये मुशर्रफ आप देखे ना, मुशर्रफ के साथ के रिटायर्ड कितने जनरल, कितने मेजर जनरल, कितनों के नाम निकले पंडोरा बॉक्स में जी। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? सर ये तो कवानीन जानते हैं, आप जाएं अदालत, उनके खिलाफ क्यों नहीं होगी कार्रवाई? अदालतें मौजूद है सर। भाई ये पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। अच्छा, सॉरी टू से, ये मार्शल लॉ में इस वक्त हम लोग, और सिर्फ तनकीद करना, सिर्फ और सिर्फ सारे लोग नून लीग के पकड़े क्यों जाते हैं? आपकी सफों में तो सारे हाजी बैठे हुए, इमाम रहे हैं काबा के, आपके सारे लोग। आज आपको चाहिए था, अगर आप इतने साफ और शफाफ हैं, ये सारे आपके एटीएमओ के नाम निकल आए पंडोरा में, आप सब पर उसी दिन आपने इंक्वायरी बना दी, उस वक्त तो आपको जेआईटी बनानी तो थी। सर जब पैनामा में मियां साहब का नाम आया था भरपूर आवाज उठी थी ऑपोजिशन जमातों की तरफ से सर, लेकिन यहां पर इतना सन्नाटा है, अल्लाह माफ करे, ऐसा लगता है जैसे ऑपोजिशन की सफों के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। देखिए सन्नाटा नहीं है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये। हम जिस वक्त 2-4-5 दिन में, विद इन अ वीक आपको ये चीजें नजर आएंगी जी। सन्नाटा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब एक चीज निकल के आती है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जी, हमारी पकड़ दकड़ 11 नहीं है। हम एक पाकिस्तान की जमहूरी सबसे बड़ी जमात है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, अपोजिशन में भी और उसके अलावा भी हम सबसे बड़ी जमात है। ये तो लाए गए लोग हैं, सिर्फ कहीं इधर से ले लो उधर से ले लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक स्ट्रैटेजी काम करते हैं। पार्टी की सीईसी की मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें प्लानिंग हो रही है और वो आपको नजर आएगी एक हफ्ते में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फहद शफीक साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह था कि एक हफ्ते के अंदर इस तरह के लोग जो कि हुकूमत पर बराजमान हैं, जो कि वफाकी वज़रा के मनसब पर फाइज हैं और किस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं, इनको हटाने के लिए, इनको बाहर निकालने के लिए ऑपोजिशन का यह फर्ज बनता है कि वो भी अपना किरदार अदा करे, लेकिन अवाम को भी सड़कों पर आना जरूरी हो चुका है। ऑपोजिशन जमातें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि किसी तरह अवाम सड़कों पर आ जाएं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ भी इसी हवाले से कि अली अमीन गंडापुर साहब जैसे जो वफाकी वज़रा हैं वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं, उनका मौकिफ भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब का गुज़िश्ता रोज़ का जो बयान आया है उस पर आज हम बात कर रहे हैं और उस पर अपोजिशन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वफाकी वज़ीर की जानिब से इस किस्म का स्टेटमेंट दे दिया जाए कि जनाब वाला रोटी के निवाले कम कर दो या चीनी के दाने कम कर दो तो उससे महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक जानिब जहाँ मौजूदा वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ की बात होती है कि जी ये पॉलिसी अपनाई जा रही है महंगाई को कम करने के लिए, ये पॉलिसी अपनाई जा रही है मईशत की बदहाली को खत्म करने के लिए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो ये है कि वफाकी वज़रा किस तनाजुर में इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इतने बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए भी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि जी किस तरह से मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं और इस स्टेटमेंट का क्या इंपैक्ट सामने आ सकता है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा है मुस्तफा बलोच साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुस्तफा भाई क्या कहना पसंद करेंगे सर, अली अमीन गंडापुर साहब जैसे वफाकी वज़ीर एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उस पर हवा खड़ा किया जाता है क्योंकि सही मानों में इस पर बात होनी चाहिए, क्या कहेंगे मुस्तफा साहब?
अस्सलाम वालेकुम अली। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनकी ये लॉजिक समझ में वैसे नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी अवाम 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पे आ चुकी है जी। अब ये क्या चाहते हैं कि अगर ये लोग जो है 1 वक्त की रोटी से आधे वक्त की रोटी पे आ जाएं, या जो शख्स जो है वो अगर अपने बच्चों को 2 निवाले खिला रहे हैं वो 1 निवाले खिलाए, तो ये तो मतलब सेंसलेस बातें कर रहे हैं। और इनको समझना चाहिए ये कि भाई के ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है। लोग इस वक्त बिल्कुल गुस्से में हैं, लोगों से गुजर बसर हो नहीं रहा, चीजें महंगी होती जा रही हैं। एक दिन में 14 रुपए आटा बढ़ जाता है और ये कह रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये बड़ी इमेच्योर बात है। अभी फॉर एग्जाम्पल दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप क्या मतलब जो शख्स अगर 1 इंजेक्शन लगाता है वो आधा इंजेक्शन लगाएगा? तो इनकी तो कोई लॉजिक ही समझ नहीं आ रही। और अली अहमद गंडापुर टाइप के तो इमेच्योर लोगों को मैं तो कहता हूँ वजारत से फौरन हटाने चाहिए। लेकिन मुसर्रफ बलूच साहब, जी 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 जी, इन जैसे लोगों को जो है ऐसी अहम पोजीशंस पे रखना ही नहीं चाहिए जिनको कोई आवाम के दुख दर्द की कोई अंदाजा ना हो कि लोग किस चीज से गुजर रहे हैं। आप जो है ना वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन मुसर्रफ बलूच साहब, देखिए बात यहां पर यह आ जाती है कि जी अगर इस किस्म का कोई स्टेटमेंट आ रहा है या मुसलसल आ रहे हैं, ऑपोजिशन इस पे शोर नहीं मचा रही, कोई उसका रद्द अमल सामने नहीं आ रहा, क्यों सर इतना सन्नाटा किस बात का है? ऑपोजिशन में देखें, पीपल्स पार्टी की जहां तक बात है, कल पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बहुत जबरदस्त किस्म की रैली निकाली है इसी महंगाई के खिलाफ। तो हम ग्रास रूट पे जो है वो एहतजाज 17 तारीख को हमारा जलसा भी है, कराची में जलसा भी है 18 अक्टूबर का। तो वो जलसा भी जाहिर है वो वैसे तो हम हर साल करते हैं, लेकिन उसमें जाहिर है चेयरमैन साहब की जो है ना स्पीच में यही महंगाई के हवाले से ही बात होगी कि जो महंगाई हो रही है और जो लोगों का जो जीना हराम कर दिया इन्होंने। तो हम तो देखें, हम तो एहतजाज भी कर रहे हैं, हम तो अपना जो प्रोटेस्ट है वो मीडिया के थ्रू भी और हर जगह रजिस्टर करा रहे हैं, लेकिन उनको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा। उनको ना ऐसा लगता है उनको आवाम को जवाबदेह है ही नहीं, ना उनको किसी चीज का कोई फर्क पड़ रहा है। उनको बस ये है कि ईवीएम के थ्रू हम जो है वो अगले इलेक्शंस को जो है वो सैबोटाज करें, धांधली करके वापस आ जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है। तो उनकी माइंडसेट को जो है आप अगर नोट करें तो वो बिल्कुल केयरलेस हैं, उनको आवाम की कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखें, आटा अगर महंगा, चीनी 126 रुपए की चीनी, अभी ये जो नई रिपोर्ट्स आ रही है कि डॉलर अगले साल तक 200 रुपए तक पहुंच जाएगा, तो आप इमेजिन करें यही चीनी 126 से 200 रुपए पहुंच जाएगी। तो आप बताएं ना, ये आम आवाम कहाँ से गुजर बसर करेगी? लोगों की तो चीखें निकल गई हैं, अल्लाह इनसे निजात दिलाए। तो मुसर्रफ बलूच साहब, अल्लाह निजात दिलाएगा, अल्लाह किसी को वसीला भी तो बनाएगा सर। ये 3-4 जो बड़ी बड़ी ऑपोजिशन की जमातें बैठी हुई हैं, जिन्होंने 3-3, 4-4 अदवार गुजारे हैं, वो क्या कर रही हैं सर? उनमें से किसी एक को हम वसीला तस्वुर नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल देखें, हम आवाम के लिए तो हम बिल्कुल हाजिर हैं और हम अपनी पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इस वक्त बिल्कुल बीच में नहीं रख रहे, हम इस वक्त रख रहे हैं आवाम के इंटरेस्ट। लेकिन मुसर्रफ साहब, इस वक्त माहिरीन ये बात कह रहे हैं कि जितनी नाअहल हुकूमत दिखाई दे रही है उससे दुगनी या तिगनी तादाद के अंदर ऑपोजिशन नाअहल दिखाई दे रही है, कि इतनी खामोशी है, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, ऑपोजिशन खामोश है, पेंडोरा पेपर्स में नाम सामने आ रहे हैं, ऑपोजिशन खामोश है, चीनी स्कैंडल आ जाए, आटा स्कैंडल आ जाए, ऑपोजिशन खामोश है। अगर हम मवाजना कर लें माजी के एतबार से, तो अगर कोई सुई भी हिला दे मौजूदा हुकूमत, तो ऑपोजिशन की कुर्सी हिला दिया करती थी, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं देख रहे हमें आ रही। देखें, बिल्कुल आप अगर इस चीज को जरा ये भी देखें ना, हमारे दौर में नैब को एक विक्टिमाइजेशन टूल नहीं रखा जाता था जी। आज नैब को इस तरह यूज किया जा रहा है कि नैब इनके जैसे घर की कोई इनका टूल है जी। मतलब ये जिस तरह जो है वो नैब को यूज करें, जिस तरह अब ये नैब चेयरमैन को लाने के लिए, वापस कंटिन्यू करने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, और नैब ऑर्डिनेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने वफाकी वजीरों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐसे कवानीन लेके आ रहे हैं जिससे ये आपके पेंडोरा बॉक्स जो स्कैंडल्स हैं इससे ये बच जाएंगे। तो देखे ना, ये तो इनकी, इस पे मैं तो सलाम पेश करता हूँ हमारी मीडिया को कि इन चीजों को वो भी कवर कर रहे हैं, और हमें ये भी अंदाजा है कि उन पे भी कितनी सख्ती है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी इस चीज पे बिल्कुल, बिलावल साहब ने तो इमीडिएटली, जैसे पेंडोरा पेपर्स का स्कैंडल आया, ही इमीडिएटली बिलावल साहब ने इसको वो किया कि भाई ये एक नाइंसाफी जुल्म है पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ, कि यहाँ का पैसा और जो है आप ले जाके बाहर ऑफशोर कंपनीज में रखते हैं, और फिर वो फैसल वावड़ा जैसे जो है वो जो लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल्स किए और वो बाहर अपनी पैसे रख रहे हैं, चाहे वो सेनेट में अभी हो या उससे पहले वफाकी वजीर थे। तो कहने का मकसद है कि इनसे पेंडोरा पेपर्स हो या कोई भी स्कैंडल हो, अब ये देखें जैसे खुसरो बख्तियार का नाम आया, अलीम खान का नाम आया, तो प्राइम मिनिस्टर तो बड़े जोश से बोल रहे थे कि भाई हम इस पे जो है ना इंक्वायरी बिठाएंगे। तो कौन से, आपने तो चाहिए था कि आप उनसे इस्तीफा लेते,
उन्होंने तो किसी से इस्तीफा नहीं लिया ना। अलीम खान आज भी अब इनके पीटीआई के जो है ना करते धरते हैं पंजाब में। आपके फैसल वावड़ा साहब आज भी सेनेट में बैठे हुए हैं, और आपके खुसरो बख्तियार साहब को तो कोई हिला ही नहीं रहा। हालांकि चीनी की जो इंक्वायरी बैठी थी उसमें खुसरो बख्तियार का खास नाम आया था, लेकिन खुसरो बख्तियार साहब को तो आज भी वहीं बैठा हुआ है। तो जो कार्टल्स हैं, चीनी के कार्टल्स हैं, जो वीट के कार्टल्स हैं, वो तो पीएम साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अब उन्होंने अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है या वो खुद इन्वॉल्व है इसमें, तो वो तो टाइम बताएगा। और मैं वही कहता हूँ कि टायर जो है वो घूमता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। ये जो आज कर रहे हैं ये इनका खमियाजा भुगतेंगे। और बाकी जहां तक बात रही ऑपोजिशन की, तो हम एज ए पीपल्स पार्टी वी आर स्टैंडिंग विद पीपल, और हम लोगों के लिए बाहर भी निकलेंगे और हम लोगों के लिए बात भी करेंगे। बात जहां तक बाकी ऑपोजिशन पार्टीज करेंगी तो उनको देखना चाहिए कि वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना देखें, वो मुल्क का इंटरेस्ट देख के, अवाम का इंटरेस्ट देख के पीपल्स पार्टी के साथ मिलें और पीपल्स पार्टी का हाथ मजबूत। लेकिन मुस्तफा बलोच साहब, अगर आप पीपल्स पार्टी को साथ मिलें या पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएं, तो ऑपोजिशन जमातों का मौकिफ यही होता है कि तमाम अरकान को जो कि ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं उनको दो छत्ती पे चढ़ाने के बाद पीपल्स पार्टी सीढ़ी अपने साथ ले जाती है। सर ये सूरत हाल भी थोड़ी आप अगर ये राय आपके लिए कायम की जा रही है तो ये खत्म करना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है सर, क्योंकि पीडीएम में भी यही देखने में आया कि एक जानिब पीपल्स पार्टी ये ऊपर ले गई पीडीएम को, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद किनारा कशी इख्तियार कर ली। देखिए वो तो रेजिग्नेशन वाली बात पे इख्तलाफ हुआ था और वो उसूली मौक़िफ़ था हमारा, क्योंकि हमने यही कहा था कि रेजिग्नेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट। जी, आप रेजिग्नेशन को पहले दे के अपने आप को अगर कमजोर करके आगे जाएंगे तो आपको तो कोई वहां पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो पब्लिक प्रोटेस्ट हमें करने चाहिए था कि हम यहाँ से इस्लामाबाद तक कोई रैली ले जाते, धरना करते। वो पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि हम एक तरीके से प्रोटेस्ट करके पब्लिक को मोबिलाइज करें, उसके बाद आखिरी कार्ड हमारा रेजिग्नेशन होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो ऑपोजिशन की कुछ पार्टीज हैं उनका कुछ अलग मौक़िफ़ था, वो चाह रहे थे कि रेजिग्नेशन दे के आप आगे मूव हो। तो आज देखें उन्होंने खुद ने भी रेजिग्नेशन तो नहीं दिए। तो कहने का मकसद है कि कुछ चीजें हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि रेजिग्नेशन ना देने से आप देखें इन्हीं ऑपोजिशन पार्टीज को, इनको भी सेनेट में फायदा हुआ। इनको भी अगर इस सेनेट की जगह खाली छोड़ देते तो ये तो खान साहब तो सेनेट में भी जो है ना वो अपनी मेजोरिटी ले आते। तो हमने तो स्पेस नहीं छोड़ी ना, हमने तो ये पीपल्स पार्टी ने भुगता है। 80s में भी हमने ये देखा है कि हमने अगर बायकॉट किया तो उसके बाद हमें ही नुकसान हुआ है। तो स्पेस छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको जगह इवन बाय इलेक्शंस आप देखें, बाय इलेक्शंस जितने भी हुए उन सब में पीटीआई को नुकसान हुआ। चाहे वो केपीके में एक सीट, वो परवेज खटक साहब के जो फैमिली की सीट थी वहां से एक सीट वो हारे, कराची से जो सीट वो हारे 249 की सीट हारे, बाकी इंटीरियर सिंध में जितने भी सीट थी मलिर की सीट हारे, सांगड़ की सीट हारे। तो कहने का मकसद है कि पीटीआई को एक धचका तो पड़ा ना, तो वो मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का था कि आप बाय इलेक्शंस भी लड़ें, आप स्पेस भी ना छोड़ें, लेकिन प्रोटेस्ट करें साथ में। आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। लेकिन नून लीग की और जेयूआई अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, तभी हमारे रास्ते उनसे जुदा हुए हैं। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि अगर वो अपना तो सर वो लोग एहतजाज शुरू कर रहे हैं 18 तारीख के बाद से, जो है मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर रही है। सर कहीं ना कहीं हाथ मजबूत करें, अगर कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि अवाम आपको वसीला जानकर इस पाकिस्तान में जिंदगी गुजारे। देखिए इंशाल्लाह अवाम हमसे जो है ना वो उम्मीदें उनकी हैं और हम उनको नाउम्मीद नहीं होने देंगे और हम उनके उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। हम इंशाल्लाह उनको दिखाएंगे कि हमारी पब्लिक के साथ कनेक्शन है और हमारी तंजीम मजबूत है। हम इंशाल्लाह इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को, इस नाअहल, इस नाकारा गवर्नमेंट को, इस अवाम दुश्मन हुकूमत को हम घर भेज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह था कि जी जहां पर जरूरत पड़ेगी ऑपोजिशन के हाथ मजबूत करने की, वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस किस्म के जो वफाकी वुज़रा हमारे सरों पर कर दिए गए हैं, जो कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना, गैर जरूरी बयानात दे रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मनसब दिया है लेकिन उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा मनसब दे दिया गया है, उनकी औकात से बहुत ज्यादा मनसब दे दिया गया है। इसकी वजह से वो सूरत हाल अब कंट्रोल में नहीं आ रही है उनकी जानिब से कि वो इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं जो किसी वडेरे की औताक में भी नहीं दिए जाते और वो स्टेटमेंट जलसे आम में दिए जा रहे हैं। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता चलूं कि एक जानिब जहां पर नया
नया पाकिस्तान या फिर IMF के पाकिस्तान की बातें की जा रही हैं, वहीं IMF की जानिब से एक और तजवीज वाज़े तौर पर दी गई है। तो मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा करने और टैक्सेस में इजाफा करने की तजवीज रखी है। बल्कि तजवीज क्या, IMF का मुतालिबा होता है और जाहिर सी बात है IMF के तमाम कवानीन पाकिस्तान पर लागू हो चुके हैं और IMF के जितने मुतालिबात थे वो पाकिस्तान तस्लीम कर चुका है। इसलिए IMF के पाकिस्तान के अंदर वाज़े तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि जी बिजली और ये टैक्सेस में जो इजाफा होने जा रहा है ये होने जा रहा है, मतलब ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन कीमतों को रोक लिया जाएगा या इन कीमतों को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर कोई इकदाम किए जाएंगे, कोई इस्लाहात की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आएगा। आगे आने वाले वक्तों के अंदर आप देखेंगे कि IMF की सतह पर जितने मुतालिबात पाकिस्तान की गवर्नमेंट से किए गए हैं वो सारे के सारे मंजूर किए जाएंगे और उन्हीं मुतालिबात की आड़ में IMF के जो भी अज़ाइम पाकिस्तान से मुंसलिक हैं उनको मुकम्मल तौर पर आगे जाता हुआ दिखाई दिया जाएगा। आपको वाज़ेह करता चलूं कि बिजली के टैरिफ में 40.1 रुपए फी यूनिट इजाफा किया जाए, IMF की जानिब से यह मुतालिबा किया गया है, जो कि किसी तौर पर भी अवामी मुतालिबा नहीं है और अवाम इसको तस्लीम करने के दर पर नहीं दिखाई देती। लेकिन मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि इस वक्त हुकूमत को स्टैंड लेना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि वाज़ेह सूरत हाल आगे आने वाले वक्तों के अंदर देखने में आएगी। क्योंकि अगर मजीद टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया, पेट्रोल या बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाई गई तो आवाम का जीना दो भर हो जाएगा। अब इस पर चाहे वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब आकर ये स्टेटमेंट दे दें कि ये जी मियां साहब का और जरदारी साहब का पैदा किया हुआ गंद था जो कि अब हुकूमत को देखने में आ रहा है, लेकिन अगर ये पैसा जो कि मुल्क से बाहर गया या फिर जो कर्जे पाकिस्तान के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं उसके तनाजुर में देख लिया जाए तो उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि ये पैसा बच सकता था अगर जो है वो जरदारी साहब और मियां साहब के अदवार में कर्जे ना लिए जाते। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशी उमूर चौधरी मोहम्मद अकमल साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। चौधरी साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर इस सूरत हाल के अंदर जहां पर वैसे ही इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन है और बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और IMF का ये नया मुतालिबा सामने आ गया है सर, दूसरा इदारा शुमारियात की आज रिपोर्ट आ गई है कि जी 22 अशिया मजीद महंगी हुई हैं। क्या दिखाई दे रहा है चौधरी अकमल साहब, आगे आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल पैदा होने वाली है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे जो है वो प्रोग्राम में जो है वो आने का मौका दिया और उसमें बात करने का मौका दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि IMF का जो है ना, IMF कोई खैराती इदारा नहीं है जी, ना ही उसका जो है ऑब्जेक्टिव्स में कहीं लिखा हुआ है कि वो जो है ना मुल्कों को खैरात और ज़कात देगा जी, ठीक हो गया। उसका अपना एक प्रॉफिट मेकिंग का मोटिव होता है। तो IMF का जो सबसे पहला जो है ना वो उसूल है, जब मैं भी किसी को पैसा दूंगा ना तो मैं भी सबसे पहले इस चीज को इंश्योर करूंगा कि मेरे पैसे के ऊपर जो रिटर्न है ना वो गारंटेड हो जाए। सही। तो IMF भी वही कर रहा है। कुदरती बात है भाई कि IMF अगर आपको पैसे देगा तो चंदा तो दे नहीं रहा, वो आपको दे रहा है सूद के ऊपर। तो सबसे पहले तो वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि मुझे जो सूद आना है वो जो है ना इंश्योर हो जाए जी। उसके लिए चाहे उसको बिजली महंगी करवानी पड़े, चाहे उसको जो है वो आटा महंगा करवाना पड़े, चाहे उसको मजीद टैक्सेस लगवाने पड़े, वो तो लगवाएंगे। तो चौधरी साहब, क्या लगता है कोई मुतबादिल हल तलाश किया जाएगा हुकूमत की जानिब से कि जी IMF की शराइत भी पूरी हो जाए और आवाम पर बोझ भी ना पड़े? मैं टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट ना, जो इस वक्त जो फिगर्स मेरे सामने हैं इकोनॉमी के जी, जो भी डेटा मेरे सामने अवेलेबल है, मुझे दूर तक कोई इम्कानात नजर नहीं आते कि इस महंगाई का कोई हल है या IMF के चंगल से जो है वो हम तो बहुत जल्दी निकल सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ हमारा खुद दिल दुखता है इस किस्म की बातें करते हुए, लेकिन क्या करें यार, सच तो बताना पड़ेगा ना कि जो इक़दाम हैं हुकूमत की डायरेक्शन ही सही नहीं है। हुकूमत जो है वो इस किस्म की, मुझे आप बताएं ना यार, जब आप टैक्स और लगाओगे तो वो टैक्स की वजह से और फिर लगाओगे भी, जाहिर है आप सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो बढ़ेंगे, ठीक है ना, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा होगा, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होंगे, इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में वैसे ही नहीं आ रही, ऊपर से आप टैक्सेस पे दिए जा रहे हो, पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है, डॉलर वो बढ़ता जा रहा है, सोना वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या ऐसी चीजें जो बढ़ नहीं रही, हर चीज बढ़ती जा रही है, गुर्बत, बेरोजगारी। तो उसमें IMF का इस किस्म का मुतालबा करना मेरे ख्याल में जुल्म और ज्यादती है, और हुकूमत को जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए कि कोरोना के बाद के हालात
और इस वक्त जो है वो जो हमारी मईशत है वो मजीद टैक्सेस लगाने का बोझ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना बिजली महंगी करने का बोझ बर्दाश्त कर सकती है। इसके ऊपर हुकूमत को स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हुकूमत स्टैंड नहीं ले सकती तो फिर तैयार रहे कि महंगाई का वो तूफान आएगा, गुर्बत का वो तूफान आएगा जो सबको बहा के ले जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, यहां पर यह भी सवाल पैदा होता है ना सर कि चलें ठीक है, मैं भी अगर किसी को कर्जा दूंगा तो मैं देखूंगा कि वो कर्जा कहां लग रहा है, या इन्वेस्टमेंट अगर मैं कहीं कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि जी वो कहां कारोबार में लग रहा है। आईएमएफ को दिखाई नहीं दे रहा सर कि माशी हालात क्या हैं, माशी अशारिये क्या है ना भाई, आईएमएफ को इससे क्या गरज है? अच्छा, इससे कोई गरज नहीं है कि वो देखेगा कारोबार आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बस उनको अपने पैसे चाहिए। आईएमएफ में सारे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं जी, दे आर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, दे आर लाइक रोबोट्स। उनके कोई एहसासात नहीं होते, उनके कोई जज्बात नहीं होते, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस एंड रिटर्न शुड बी दिस, दैट शुड बी द आंसर। उनको इससे क्या वास्ता है यार? अगर किसी की हुकूमत जाती है, कोई गरीब भूखा सोता है, और फिर मुझे कोई एक दो मिसालें तो बताए ना कि यार कोई मुल्क ऐसा हो जो आईएमएफ के पास गया हो और वो जो है वो अमीर हो गया हो। ये रजा बाकर ने तो मतलब आप एक तरफ ये देखें कि डॉलर, अच्छा एक मजे की बात और मैं आपको बताऊं, अचानक ही मेरे दिमाग में आई है कि डॉलर जो है ना वो माशाल्लाह 170 का हो गया है। बिल्कुल। और आपके जो रिजर्व हैं ये 26 बिलियन डॉलर के हो चुके हैं। सही, ठीक है। तो ये मेरी समझ में ना यार, ये कोई इकोनॉमी का कोई एक माहिर मुझे समझा दे कि स्टेट बैंक के पास इतने डॉलर भी पड़े हुए, डॉलर फिर महंगा हो रहा है। यानी कहने का मकसद ये कि आपके घर में कोई 50 मन गंदुम पड़ी हुई है और आप कह रहे हैं कि मेरे पास आटा ही नहीं, आप आटा ही नहीं। यार ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? और गवर्नमेंट की जो है फोकस वो लगा हुआ है, नैब ऑर्डिनेंस ले आओ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आओ, ये मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दो, मतलब दबा दो। जो आवाज उठने वाली है उसको जो है ना वो उस आवाज को दबा दो वो। लेकिन ये कि ये आवाजें दबेंगी नहीं, क्योंकि वो शायर जो है ना ये कह के जा चुका है कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आदमी का। तो ये आवाजें जो है ना इस तरीके से रुकती नहीं है अली भाई, इस तरह बिल्कुल भी आवाजें नहीं रुक सकती। लेकिन चौधरी साहब देखिए, यहाँ पर तो मामला तो और खराबी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मजीद कुछ माशी अशारिये इस तरफ हैं कि जी 200 रुपए तक जो है वो डॉलर जाने वाला है और पेट्रोल मजीद 5 से 8 रुपए 15 तारीख से बढ़ जाएगा। ये जरा बताते हैं। उनसे हटके मैं बताऊं, जिस टाइम पे रोम जो है ना वो जल रहा था तो वो नेपोलियन है वो बांसुरी बजा रहा था जी भाईजान। इस वक्त वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन अदर रिसेशन पीरियड, एक और रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, एक और कसाद बाजारी की तरफ जा रहे हैं आलमी तौर पे जी, ठीक है ना। और ये मैं आपके पास न्यूज ब्रेक कर रहा हूँ, ये आप अपने पास कहीं पे ऑन रिकॉर्ड रख लेना कि अमेरिका जो है ना इज गोइंग टू डिफॉल्ट फाइनेंशियली। उसका जो है ना वो उसके ऊपर जो लोन है ना, जो कर्जे हैं वो अदा करने की पोजीशन में नहीं है। तो जब अमेरिका डिफॉल्ट करेगा तो डॉलर अल्टीमेटली जो है ना अपनी वैल्यू खोएगा, और जब वो वैल्यू खोएगा तो इंटरनेशनली वो बहरान पैदा होगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कारोबार वगैरह वैसे ही जो है ना इंटरनेशनली रुक जाएंगे, पहले कोरोना की वजह से रुके थे, फिर इस वजह से रुकेंगे। अच्छा, ऊपर से जो है ना आपके जो रजा भाई हैं जी, रजा बाकर साहब, वो उनको पता नहीं क्या सूझी हुई है कि यार जो रेट है उसका बेसिक रेट है, पॉलिसी रेट जी, वो 25 बेसिक पॉइंट्स उसने जो है ना वो फिर बढ़ा दिया। यानी इसका मतलब है आप इकोनॉमी को और सुकेड़ रहे हो। एक तरफ आप इकोनॉमी को सुकेड़ रहे हो, दूसरी तरफ आप टैक्सेस में इजाफा किए जा रहे हो। तो ये कौन सी इकोनॉमी चल रही है, किस किस्म की इकोनॉमी चल रही है? मुझे तो लगता है जो रिजर्व बचाए हुए ना रजा बागर साहब ने जी, ये एट द एंड ऑफ द डे आईएमएफ को ही देंगे सूद की सूरत में। जब भी तो मुझे जो है ना बिल्कुल वाजे इम्कानात यही है ना कि यार जब आप अपने मुल्क में डॉलर रेट यूज नहीं कर रहे हो अपने रिजर्व को डॉलर रेट नीचे लाने के लिए, फिर आपने वो रिजर्व किसके लिए रखे हुए? आईएमएफ के लिए रखे हुए, ठीक है ना। तो फिर दो आईएमएफ को, आईएमएफ के आप जो है ना वो जेबें गर्म करो, इधर आवाम की जो है ना वो चूल्हे ठंडे कर दो, बेशक कोई मसला नहीं है, वो यार रेडी फॉर दिस। लेकिन ये है कि फिर आखिर में जो है ना वो
हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छे चौधरी अकमल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। और ये वाजे तौर पर ये बात क्लियर हो रही है कि जी रजा वाकर साहब ने अगर स्टेटमेंट दिया है कि रिजर्व मौजूद हैं, और रिजर्व मौजूद होने के बाद भी डॉलर का रेट जो है वो मुस्तहकम हो रहा है, जबकि रुपए की कदर गैर मुस्तहकम हो रही है। इस सूरत हाल को देखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर IMF की अगर बात कर ली जाए तो IMF को कोई गर्ज नहीं है कि माशी अशारिये किस तरफ जा रहे हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो या गरीबी बढ़ रही हो, इससे IMF का कोई लेना देना नहीं है। बल्कि IMF की जो तजावीज हैं उनको 100% उस पर अमल दरामद चाहिए। और जैसे कि चौधरी अकमल साहब जो फरमा रहे थे कि जी बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि जी अमेरिका भी डिफॉल्ट हो जाएगा और उसके बाद डॉलर की कदर में काफी हद तक कमी वाकई हो जाएगी, जिससे इंटरनेशनली बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचने वाला है। साथ ही साथ आपको यह भी वाजे करते चलें कि यह तमाम तर सूरत हाल अगले कुछ महीनों में भी देखने में आएगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दी और जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।